पर डायरेक्ट ही अगर यूरिन पे बैटरी का कंट्रोल अच्छा। नहीं है, चारों हाथ पैर काम नहीं कर तो रहे फिर हैं, सर्जरी फिर तो ऑपरेशन बनता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल आपके पास पेशेंट किस तरीके के ज़्यादा आ रहे हैं? और सवाल नहीं आ रहे तो लोगों के सवाल भी इसी तरीके से होंगे, तो किस तरीके से कर लेते हैं? अभी हमारे पास देखो सर दर्द के ज़्यादा आ रहे हैं, गर्दन दर्द, कमर दर्द। अच्छा, सिर दर्द के मरीज में एज वाइज और सेक्स वाइज, मतलब मेल और फीमेल वाइज किस किस्म के ज़्यादा एज ग्रुप क्या रहता है इसमें? देखो जो एडल्ट मेल और फीमेल है ना, उनमें ज़्यादा है। अच्छा। बच्चों में और बुजुर्गों में कम है। जैसे 10 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 8 पेशेंट होते होंगे जो यंग एज ग्रुप के। एडल्ट होते हैं, जिनके ऊपर सारा कमाना घर का काम सब रहता है। तो ये सिर दर्द क्या, जैसे माइग्रेन भी है, तो इसका भी डायग्नोसिस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? माइग्रेन का डायग्नोसिस तो क्लिनिकल फीचर से हो जाता है। अच्छा। पर हमारे न्यूरोलॉजी में अगर कोई सर दर्द का पेशेंट आता है तो हमें ये पढ़ाया जाता है, हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि उसकी एमआरआई जरूर होनी चाहिए। ट्यूमर तो नहीं है कोई और? हाँ, कोई दूसरी पैथोलॉजी तो नहीं है। तो अधिकांश केस में तो एमआरआई में कुछ आता नहीं होगा। हाँ, मतलब 90% क्या 95% 95 में भी नहीं है। मतलब, और कह दिया 99 में भी कोई बड़ी बात ऐसा नहीं। भी मान सकते हैं। तो फिर क्या क्लिनिकल डायग्नोसिस फिर क्या होती है? माइग्रेन ही होती, मतलब जो आपके जैसे पास पेशेंट आते हैं हेडेक, जो यूजुअली जो हेडेक का हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, वो माइग्रेन का हेडेक होता है, एक टेंशन टाइप का हेडेक होता हाँ, है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं, हाँ, तो जब आपने एमआरआई करा ली, हाँ, क्लिनिकल फीचर मतलब उसके पेशेंट की प्रॉब्लम्स वो सुन ली, आपने अपनी तरफ से डायग्नोज करा लिया, तो उसमें क्या माइग्रेन के केसेस ज़्यादा हैं या एंजाइटी की वजह से बाकी माइग्रेन और के ज़्यादा है। माइग्रेन के ज़्यादा है। अच्छा, माइग्रेन के हमारे पेशेंट पास ज़्यादा। आते हाँ हैं नहीं, और आपके पास फैन होता बाकी जो है नीचे तक ही ठीक हो जाते हैं हाँ, ज़्यादा। जी। उसमें माइग्रेन के हैं, टेंशन टाइप हेडेक है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है लक्षणों वाइज, माइग्रेन में और इसमें? देखो जो माइग्रेन के तो एपिसोड होता है, अच्छा, एपिसोडिक होता है। एकदम से पड़ा ना, हाँ, और इसका टाइम होता है और उतने टाइम में, और इसके फीचर होते हैं जैसे उल्टी आने का मन करना, लाइट से ज़्यादा बढ़ जाना, अब शोरगुल हो रहा हो उससे ज़्यादा बढ़ जाना। इसका पेशेंट ऐसे सोचता है कि मैं दवाई लेके अंधेरे कमरे में चुपचाप सो जाऊं। अच्छा, ठीक। और टेंशन वाले में? टेंशन टाइप हेडेक में ये कंटिन्यूअस रहता है, चलता ही रहेगा ये। और ज़्यादा जोर से नहीं होता है, अच्छा, हल्का हल्का कंटिन्यूस रहता है, और ऐसा लगता है उसको कि कुछ भारी बांध दिया है। हाँ, जैसा। तो अब ये माइग्रेन वाले मरीजों को क्या करना चाहिए कि एपिसोड ना हो? ट्रीटमेंट पार्ट तो है। एक क्लस्टर हेडेक और आता है। कौन सा? क्लस्टर, अच्छा। CLUSTER, क्लस्टर हेडेक। इसमें क्या होता है? इसमें तो इतना जोर से दर्द होता है कि मतलब जिंदगी में कभी दर्द उसने ऐसा देखा नहीं होगा, बहुत तेज जो दर्द होता है। ये क्लस्टर हेडेक में होता है, यूजुअली मेल में होता है। अच्छा। माइग्रेन में फीमेल थोड़ा सा ज़्यादा है। ये किस वजह से होता है? वजह तो अभी नहीं पता है पर अब इनका ट्रीटमेंट सबका अलग होता है। ठीक है। अब हम डायग्नोज तो उससे कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर से, पर इमेजिंग बहुत जरूरी होती है। वो अगर कोई वैसी चीज़ है तो हाँ, फिर उसके हिसाब से अब जैसे माइग्रेन का ट्रीटमेंट है, इसमें 2 तरह की दवाई दी जाती हैं। एक तो सिम्टोमेटिक दवाई कि दर्द बंद हो जाए, ठीक है। दूसरी प्रोफाइलेक्टिक दवाई कि वो जड़ आगे से एपिसोड ना आए। हाँ, एपिसोड नहीं आए, और अब तो ऐसी दवाई आ गई जड़ से खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है। कुछ और भी इन्हें अपनी लाइफ स्टाइल वगैरह भी चेंज करना पड़ता है कि माइग्रेन की केसेस में? माइग्रेन के ट्रिगर होते हैं, जैसे ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, है ना, और स्ट्रेस
स्ट्रेस से भी हो जाता है, किसी किसी को ड्रिंक से हो जाता है, और किसी को बस में या ट्रेन में यात्रा करने से हो जाता है। ये ट्रिगर होते हैं इसके बहुत सारे, तो इस ट्रिगर को अवॉइड कर लें और जो प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन शुरू कर देते हैं और सिम्प्टोमेटिक कर देते हैं, ठीक हो जाते हैं। और ये जो क्लस्टर हेडेक बताया आपने? हाँ, क्लस्टर हेडेक देखो बहुत कम होता है, यूजुअली मेल्स में होता है। और मैंने जब से यहाँ पे आया हूँ, जब से 3 साल में 8 मरीज देखे हैं इस क्लस्टर हेडेक, इतना कम होता है। तो ये भी केवल टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है या कंटिन्यू रहता है? नहीं, इसका क्या है, इसमें पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी मतलब कि 2-3 महीने रहेगा और फिर 2-3 महीने की छुट्टी हो जाएगी, फिर दोबारा हो जाएगा, फिर 2-3 महीने रहेगा। अच्छा। और उन 2-3 महीनों में लगातार नहीं रहता है। अच्छा। हुआ बहुत जोर से हुआ और फिर खत्म हो फिर खत्म हो जाता है, कुछ घंटों का होता है। तो इसलिए लोग फिर थोड़ी देर उन्होंने दवा ववा ले ली, आज मैक्सिमम लोग तो अपने आप ही दवा ले नहीं, लेते पर ये तो ऐसा दर्द होता है कि ये दर्द अगर हो रहा है तो वो आदमी इधर उधर घूमेगा ही कहीं ना कहीं, डॉक्टर के पास, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, उसके पास। ठीक। और तीसरा ये टेंशन वाला, हाँ, इसका फिर क्या ट्रीटमेंट पार्ट होता है? देखो, एक तो ये मेनली अपना जो थोड़ा स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, सोना जागना, है ना, खाना पीना, उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें लाइफ स्टाइल में चेंज कर दो और थोड़ा टेंशन का दवाई दे दो और दर्द की दवाई दे दो। एक ये पार्किंसंस, इसकी प्रॉब्लम भी, और इस सर्दी में भी पड़ जाती है कुछ प्रॉब्लम पार्किंसंस में है? हाँ, देखो पार्किंसन की तो मौसम, ये तो एज रिलेटेड हाँ प्रॉब्लम है। बुजुर्ग लोगों में पाई जाती है। तो इसमें परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं दिमाग के अंदर। हाँ, इसमें क्या है, डोपामिन नहीं बनता है, एक केमिकल होता है, हाँ, तो डोपामिन बनना बंद हो जाता है। तो उसके 3 फीचर होते हैं जो डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी है। पहला है रेस्टिंग ट्रेमर, जैसे बैठे बैठे ही कंपन। अच्छा, आराम से बैठा कंपन है ना। दूसरा, स्लो हो जाता है वो हर काम। अच्छा, चलने में, नहाने में, खाना खाने में, है ना। तीसरा, उसके जो हाथ पैर है ना, वो थोड़े टाइट से हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं कहता है, मैं थक जाता हूँ, कमजोरी आ गई है। उनको ये तो पता नहीं चलता है, और हम चेक करते हैं तो हमको रिजिडिटी, उसको रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है। तो वो पेशेंट जो कहता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ। ठीक। तो फिर ये पेशेंट दवा वगैरह से इनको दवाई लेनी पड़ती है, जैसे बीपी शुगर की लेते हैं, इसी तरह से डेली लेनी पड़ती है और कंट्रोल रहते हैं, मतलब ट्रीटेबल डिजीज है, हाँ। क्योर्ड नहीं है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे एज बढ़ती जा रही है। हाँ, 60-70 नॉर्मल एज हुई है, और उस केसेस में पार्किंसंस की और प्रॉब्लम हो गया, ये भी अधिकांश में होने लग गई है। तो इसके भी क्या, जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके? देखो, इसके बारे में अभी क्लियरली अच्छा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर स्मोकिंग से इसके चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जैसे पार्किंसंस स्टार्टिंग में जैसे पता लगे तो उस समय ट्रीटमेंट शुरू करा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रीटमेंट तो पता लगते ही शुरू कर देना चाहिए। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होती है? इसमें भी इमेजिंग वगैरह कराते हैं? देखो, क्लिनिकल फीचर तो होते हैं, हाँ जी, आपने बता पर दिया। इमेजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जैसे फीचर है ना, ट्यूमर में आते हैं। अच्छा। और एक होता है NPH, अच्छा, है ना, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, एक टर्म है NPH, उसमें ऐसे ही फीचर आते हैं। अच्छा। पर उसमें थोड़ा अंतर ये होता है कि उसमें लैटिन पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता है, और थोड़ा
दिमाग कॉग्निटिव लेवल अफेक्ट होता है उसमें। पर कभी कभी इतना क्लियर कट हम उससे नहीं कर पाते तो पार्किंसंस